आज का टॉपिक है योग विज्ञान। मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे योग विज्ञान का। किसी भी तरह का कोर्स यदि आप करते हैं तो उसमें शरीर विज्ञान रहता है, जैसे योग विज्ञान आज के समय में कहा जाता है। तो योग विज्ञान क्या है? इसमें वैसे सेलेक्टेड चैप्टर को रखा गया है या सेलेक्टेड मटेरियल इसमें आपको पढ़ने को मिलता है, जिससे कि आप भली भांति जान पाएँ कि शरीर के कितने तरह के जॉइंट होते हैं और हर जॉइंट का बेंडिंग लेवल क्या है, मसल्स कितने तरह के होते हैं और मसल्स का स्ट्रेचेबिलिटी लेवल क्या है, कौन सा मसल खींच सकता है। तो ये सारे कुछ जानकारी जो है आपको जानना ज़रूरी होता है एज ए योगा इंस्ट्रक्टर। यदि आप कोर्स कंप्लीट करते हैं या डिप्लोमा योग में किए, एमए योग में किए, एमएससी किए, पीएचडी किए, कुछ भी किए, यदि आप फील्ड में जाएंगे, वर्क प्लेस पे जाएंगे, तो आप जो भी क्लाइंट को योगाभ्यास के लिए गाइड करेंगे एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि शरीर के जो अंग हैं, शरीर के जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, उसका बेंडिंग लेवल का क्या है, कितना है, ताकि योगाभ्यास के दौरान किसी भी तरह का इंजरीज किसी को ना हो। क्योंकि एक रिसर्च बताता है कि लगभग 40 to 45% योगाभ्यास के दौरान लोग इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होता कितना बेंड होना चाहिए और जोर ज़बरदस्ती ज़्यादा लगा लेते हैं। इसके कारण ये समस्याएं आती है। उसी को देखकर ये शरीर विज्ञान को इसमें इंक्लूड किया गया है। योग का आप कोई सा भी कोर्स करें तो इसमें शरीर विज्ञान आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा और पास भी करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम उपस्थित हैं और इस पे एक ऑडियो आपको मिलेगा। योग विज्ञान का संपूर्ण बुक आप सुन सकते हैं। इसे यदि 2-3 बार सुनेंगे तो आपको मोटा मोटा जानकारी मिल जाएगा। यदि इसमें पार्टिकुलर जॉइंट्स वाला पार्ट को ज़्यादा बार सुनेंगे तो ठीक आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। इसमें ज़्यादा कुछ टफ होता नहीं है, ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करना बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी का जो पार्ट है योग में, जिससे सभी लोग खासकर डरते हैं और इसी में फेल हो जाते हैं, जो डिप्लोमा करते हैं या एमए करते हैं, वो बायोलॉजी में खास करके फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डरते बहुत ज़्यादा है कि मैंने कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं, मुझे शरीर विज्ञान का कुछ जानकारी नहीं है। तो इससे भयभीत ना हो, इस बुक को सुने, सिर्फ सुने 2-3 बार, आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। या डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो या एमए इन योग हो, पीएचडी इन योग हो, कोई सा भी योग से रिलेटेड कोई भी रहेगा, बायोलॉजी इतना ही आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योग विज्ञान। दोस्तों, जैसा कि बायोलॉजी क्या है आप सभी जानते हैं, तो पहला हम चर्चा करेंगे कि इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो चैप्टर के अनुसार ही चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है इकाई 1, मानव शरीर की संरचनात्मक संगठन। इसका उद्देश्य क्या है? तो शरीर, इस इकाई में आप क्या जानेंगे? इस इकाई में आप जानेंगे शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं। यही सूक्ष्म इकाइयाँ या कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। मतलब बहुत सारे सेल मिलकर एक ऊतक का निर्माण किया जाता है, जिसे टिश्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। इन्हीं
ऊतकों के संगठन से अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है। यही सारे ऊतक जब मिलकर बनते हैं, टिश्यूज जब साथ में मिलकर बनते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? अंग का, यानी कि ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे अंग एक साथ जब बनेगा तो तंत्र का निर्माण करेगा, जिसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। शरीर के मुख्य 10 तंत्रों का सामान्य अध्ययन इसमें जानेंगे। कोशिका और ऊतक। जिस प्रकार किसी मशीन का आधार अनेक कलपुर्जे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी अनेक अवयवों का सम्मिलित स्वरूप है। मशीन और मनुष्य में मुख्य अंतर यही है कि मशीन निष्प्राण प्राण होती है, उसमें प्राण नहीं पाया जाता, और मनुष्य सब प्राण होता है, उसमें प्राण होता है। मनुष्य का अंग संचालन उसकी इच्छा पर ही निर्भर रहता है। मशीन का निर्माता मनुष्य है, वह उसे अपनी आकांक्षाओं के स्वरूप प्रदान करता है। हमारा शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। इन्हें कोशिका या सेल कहते हैं। यह शरीर का सबसे सूक्ष्मतम रूप है। इसे जीवन की इकाई भी कहते हैं, क्योंकि इससे जीवन की सभी क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि संपन्न होती है। सभी प्रकार के जीवधारियों के जीवित रहने के लिए उनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं संपन्न होना अति आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप अनेक कोशिकाएं बन जाती है। समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक या टिश्यू कहा जाता है। जैसे पेशी ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक आदि। विभिन्न प्रकार के ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि हृदय, आमाशय, यकृत आदि। शरीर के बहुत से अंग एक सा कार्य करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप में संस्थान कहते हैं। ये शरीर के एक या एक से अधिक प्राणधार कार्यों को करते हैं। यद्यपि किसी संस्थान या तंत्र के कार्य करने के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती है, परंतु फिर भी किसी अकेले संस्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। अकेले वह कार्य नहीं कर सकता। कोई भी यदि ऑर्गन सिस्टम हो, कोई भी ऑर्गन हो, तो अकेले काम नहीं कर सकता। वो ऑर्गन के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में ही काम संपादित कर सकता है। मानव शरीर के मुख्य विभाग। मानव शरीर के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं? तो 4 मुख्य विभाग हैं, जैसे सिर, ग्रीवा, धड़, शाखा अर्थात हाथ पांव। शाखाओं के 2 विभाग होते हैं, ऊर्ध्व शाखाएं अर्थात दोनों हाथ, निम्न शाखाएं अर्थात दोनों पांव। सिर, इसे खोपड़ी या चेहरा, इन 2 भागों में बांटा जा सकता है। खोपड़ी सिर के ऊपरी तथा पिछले भाग की हड्डियों का कोष्ठ आवरणबद्ध है। इसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इस भाग को कपाल कहते हैं। चेहरा के अंतर्गत नाक, कान, आँख, ललाट, मुख तथा दोनों जबड़े की गणना की जाती है। ग्रीवा, गर्दन, यह सिर को धड़ से जोड़ती है, अतः यह सिर और धड़ के मध्य का भाग है। इसके पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी, आगे की ओर टेटुआ तथा मध्य में ग्रास नली होती है। इस प्रकार शरीर के इस छोटे से भाग में श्वास तथा भोजन प्रणाली के कुछ अंग स्थित रहते हैं। धड़, गर्दन, नेक जिसे कहते हैं। गर्दन से नीचे के भाग को धड़ कहा जाता है, इसके 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को वक्ष स्थल तथा निचले भाग को उदर कहा जाता है। धड़ से इन दोनों को विभाजित करने वाली पेशी को डायफ्राम कहा जाता है। यह पेशी धड़ के मध्य में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली होती है। वक्ष स्थल के अंतर्गत पसलियां, फेफड़े मुख्य हैं। उदर में आमाशय, यकृत, प्लीहा, वृक्क, अग्नाशय, छोटी व बड़ी आंत तथा श्रोणि मेखला स्थित रहती है। शाखाएं। ऊपरी शाखाएं अर्थात धड़, हाथ धड़ के ऊपरी भाग के कंधे की हड्डियों से जुड़े रहते हैं। इसके भी 2 उपभाग होते हैं, दायां तथा बायां शाखाएं। टांगों के भी 2 दाएं तथा बाएं विभाग होते हैं। ये दोनों धड़ के निम्न भाग में श्रोणि मेखला से जुड़े रहते हैं। शरीर के उन भागों का जो किसी विशेष कार्य को करते हैं उसे अंग अथवा अवयव कहा जाता है। प्रत्येक अंग की अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे पैरों व हाथ से गति का, आँखों द्वारा देखना, आमाशय द्वारा भोजन को पचाना आदि। जब अनेक अंग मिलकर किसी विशेष कार्य को करते हैं तब उन्हें तंत्र या सिस्टम कहते हैं।
मानव शरीर में मुख्य 10 प्रकार के संस्थान या तंत्र होते हैं जो निम्नानुसार है। कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र। मानव शरीर के इन संस्थानों के अतिरिक्त निम्न 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां भी कार्य करती है: आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। कंकाल तंत्र शरीर में स्थित सभी हड्डियों को सामूहिक रूप से अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र कहते हैं। हड्डियां शरीर को सहारा देती है, उसे आकृति प्रदान करती है तथा शरीर के अंगों की रक्षा करती है। शरीर के कुछ बड़ी हड्डियों से रक्त का निर्माण होता है। हड्डियों के अंदर खनिजों का प्रचुर भंडार होता है, जिसमें मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस आदि होते हैं। शरीर में 206 अस्थियां होती है, 206 हड्डियां पाई जाती है। अस्थियां रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ठीक रखने में सहायक होती है। इस संस्थान में अस्थियां, उपास्थियां तथा कुछ झिल्लियों का समावेश होता है। दूसरा, पेशी तंत्र। शरीर का संपूर्ण ढांचा पेशियों से ढका होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से पेशी तंत्र कहते हैं। पेशियों एवं अस्थियों के संबंध से शरीर में गतिशीलता निरंतर रूप से बनी रहती है। कंकालीय पेशियां तंत्रिका तंत्र की सहायता से संकुचित होकर संधियों को गतिशील बनाती है। पेशियों के अंदर ही तंत्रिकाएं, धमनियां तथा शिराएं शरीर में विचरण करती है। पेशियों के अंदर शरीर के लिए अति आवश्यक घटकों का भंडार एकत्रित रहता है, जिसे संस्थान में पेशियां, कंडरा एवं फेसियां का समावेश होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें हृदय, रक्त वाहिनियां एवं रक्त का समावेश होता है। हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा रक्त धमनियों एवं धमनिकाओं से होता हुआ संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है, जिससे उनमें ऑक्सीजन एवं भोजन के तत्व पहुंचते हैं और वहां से अशुद्ध रक्त कोशिकाओं तथा शिराओं से होता हुआ हृदय में वापस आ जाता है। इस प्रकार रक्त का परिसंचरण होता रहता है। श्वसन तंत्र। श्वसन वह क्रिया है जिसमें सांस लेने में वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उनमें स्थित अवशोषित भोजन का ऑक्सीकरण या जागरण करके ऊष्मा तथा ऊर्जा का शक्ति में उत्पन्न करती है, जिससे शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है, ताकि कोशिकाओं में विद्यमान अवशोषित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस निकालने में फेफड़े से होकर बाहर निकल जाती है। इस संस्थान में सांस लेने से संबंधित अंगों, नासिका, ग्रसनी, स्वर अंत्र, श्वास प्रणाल या ट्रैकिया दोनों और प्रत्येक फेफड़े को जाने वाली एक एक श्वास नली, सूक्ष्म श्वास नली तथा छोटे छोटे वायुमार्गों, 2 फेफड़ों और उनके आवरण, श्वास पेशियां तथा डायफ्राम का समावेश होता है। पाचन तंत्र। पाचन संस्थान द्वारा खाए गए भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन होकर आंतों की दीवारों से अवशोषित होने योग्य हो जाता है। यह शरीर का एक उत्सर्जन संस्थान भी है, क्योंकि इसके द्वारा पाचित भोजन का अवशोषण होने के पश्चात अपचित त्याज्य पदार्थ के रूप में गुदा द्वार से मल का विसर्जन होता है। इसमें पाचक अंगों जैसे पाचक नली के भाग मुख, गला, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदीय नली एवं विभिन्न सहायक अंगों का जैसे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, अग्नाशय, आकृत, पित्ताशय तथा पित्तवाहिनी का समावेश होता है। उत्सर्जन तंत्र। मूत्रीय संस्थान। इस संस्थान में मूत्रीय अंगों को 2 वृक्कों या गुर्दों, 2 मूत्र नलियां, 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्रमार्ग का समावेश होता है। वृक्कों या गुर्दों में मूत्र बनता है। मूत्र नलियां मूत्रों को गुर्दों से मूत्राशय में पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है और अस्थायी रूप से संचित रहता है। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र इच्छानुसार मूत्राशय बाहर निकाल दिया जाता है। नाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र। नाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर तथा उसके विभिन्न भागों एवं अंगों की क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करता है। पेशीय संकुचन,
नली, श्रवण, हृदय क्रिया, चयापचय तथा जीवधारी में निरंतर संपन्न होने वाली क्रियाएं तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिसीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं सुषुम्ना या मेरु रज्जु का समावेश होता है। परिसरीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं तथा सुषुम्ना से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है जो तंत्रिका तंत्र का स्वायत्तता या अनैच्छिक भाग होता है। यह शरीर में स्वतः होने वाली क्रियाओं जैसे दिल धड़कने, पाचक नली के ग्रंथि सिरों से मुक्त होने आदि को नियंत्रित करता है। इसे अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। इसमें अनुकंपी और प्रानुकंपी 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। जनन संस्थान, इस संस्थान का संबंध सहवास तथा संतानोत्पत्ति से है। इसके अंतर्गत पुरुष एवं स्त्री के जननांगों का समावेश होता है। पुरुष के बाहर से दिखने वाली जननांग शिशन या लिंग तथा वृषण या अंडकोश है। अतिरिक्त जननांग 2 शुक्र ग्रंथियां इपिडिसिमिस, 2 वृषण रज्जु, 2 शुक्र वाहिनियां, 2 शुक्राशय, 2 स्खननलीय या निपेक्ष वाहिनियां, 1 प्रोस्टेट ग्रंथि, 2 कॉपर ग्रंथियां होते हैं। स्त्री में बाह्य जननांग 1 जघन शैल, बृहत भागोष्ठ, लघु भागोष्ठ, 1 भागनासा, 1 भागशिशन अथवा क्लाइटोरिस, 1 योनि प्रधान, कई बार्थोलिन ग्रंथियां, 1 योनिच्छाद सतिच्छाद, 1 योनि छिद्र, 1 वायुमूत्र मार्ग छिद्र होते हैं तथा आंतरिक जननांगों में 1 योनि, 1 गर्भाशय, 2 डिंब वाहिनियां तथा 2 डिंब ग्रंथियां होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कोई नली नहीं होती, अतः इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनमें बनने वाला रस ग्रंथियों से निकलकर सीधे रक्त में चला जाता है और रक्त के साथ घूमते हुए वहां पहुंचता है जहां उसकी क्रिया होती है। ये ग्रंथियां निम्न हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, यह खोपड़ी के आधार स्फेनाइड अस्थि के मध्य में रहती है। यह ग्रंथि शरीर के लगभग सभी ग्रंथियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, यह गर्दन में स्थित 2 खंडों वाली ग्रंथि होती है। एक खंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होते हैं। इसकी कमी से बच्चे की वृद्धि नहीं हो पाती, अतः वे बौने रह जाते हैं। वयस्कों में इसकी कमी से या अधिकता से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। पाराथायरॉयड ग्रंथि, यह 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनमें से दो ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक खंड में पीछे स्थित होती है। इसमें पैराथॉर्मोन नामक एक हार्मोन का स्राव होता है। इसकी कमी शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इससे पेशियां अपने नियंत्रण खो देती है, जैसे दौरे पड़ने लगते हैं और हाथ पैर में काफ़ी झटके आने लगते हैं। थाइमस ग्रंथि, वक्ष में स्थित स्टर्नम अस्थि के पीछे स्थित एक ग्रंथि होती है। इसके भी 2 खंड होते हैं। शरीर के रोगों से लड़ने में सहायता पहुंचाती है। एड्रिनल ग्रंथि, प्रत्येक वृक्क के ऊपर सिरे पर 1 से 2 इंच लंबी तथा 1 इंच चौड़ी एक रचना होती है जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। कॉर्टेक्स, यह बाहर का भाग होता है जिसे जीवन को चलाने वाली अति आवश्यक क्रियाएं संपादित होती है। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन, एल्डोस्ट्रोन और कॉर्टिकोस्टेरोन, यह 3 हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोन की कमी से एडिशन का रोग हो जाता है। इससे रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का क्षय होना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना आदि लक्षण शामिल है। मेड्यूला, यह एड्रिनल ग्रंथि के भीतर का भाग होता है। इससे एड्रेनालिन तथा नॉरएड्रेनालिन 2 हार्मोन का स्राव होता है। इसके प्रभाव से यकृत में शर्करा रक्त में आती है तथा यही हार्मोन रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। पैंक्रियाज ग्रंथि के लैंगरहैंस दीपिकाएं, अग्नाशय या पैंक्रियाज में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं गुच्छ के रूप में एकत्रित होकर लैंगरहैंस की दीपिकाओं का निर्माण करती है जो पूरे अग्नाशय में पाई जाती है। इनमें कोई नली नहीं पाई जाती। इनमें इंसुलिन नामक एक हार्मोन का ढाव होता है। यह हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलकर सीधा अग्नाशय शिराओं
में पहुंच जाता है, जहां से संपूर्ण शरीर में यह चला जाता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। पीनियल ग्रंथि, यह मस्तिष्क के नीचे प्रमस्तिष्कीय गोलार्धों को जोड़ने वाली महासंयोजिका के पश्चिमी सिरे के निकट स्थित एक छोटे से एक फल के समान ग्रंथि होती है। जनन ग्रंथि, पुरुषों में शुक्र ग्रंथियां तथा स्त्रियों में डिंब ग्रंथियां अतः ढावी अथवा नालिका विहीन ग्रंथियां होती है। शुक्र ग्रंथियों से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। इसी के द्वारा पुरुषों में दाढ़ी मूंछ निकल आना, आवाज़ मोटी होना आदि द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा जननेंद्रियां भी क्रियाशील हो जाती है। यह हार्मोन यौनारंभ पर बनना शुरू हो जाता है। स्त्रियों में यौनारंभ पर डिंब ग्रंथियों से एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टेरोन नामक दो हार्मोन उत्पन्न होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन से स्त्रियों में स्तनों की वृद्धि, जघन संघन पर बाल आना, मासिक धर्म होना आदि द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्री जननेंद्रिय क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। प्रोस्टेरोन हार्मोन पित्त पिंड से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, जो मासिक धर्म चक्र के द्वितीय अर्धभाग में एंडोमेट्रियम में परिवर्तन लाकर गर्भाशय को गर्भित डिंब के आरोपण एवं विकास के लिए तैयार करता है तथा आरोपण के पश्चात अप्रा या प्लेसेंटा के विकास के लिए तैयार करता है। गर्भावस्था के दौरान यह प्लेसेंटा से भी उत्पन्न होने लगता है तथा इससे स्तनों की वृद्धि होती है। शरीर के तरल, सामान्य शारीरिक गठन के वयस्क में उसके शरीर के भार का लगभग 60% तरल भाग होता है। यह अनुपात तरुण व्यक्तियों और औसत भार से कम भार वाले व्यक्तियों में बढ़ा होता है, अर्थात उनके शरीर में तरल भाग अधिक होता है। बूढ़ों में तथा सभी वायु के मोटे व्यक्तियों में तरल की प्रति घटी होती है। शरीर के भार के लगभग 22% कोशिका बाह्य तरल तथा 38% अंतः कोशिका तरल होता है। कोशिका बाह्य तरल रक्त में विद्यमान तरल, प्लाज्मा लसिका वाहिनियों में विद्यमान तरल, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव तथा शरीर के अंतरतलीय अवकाशों में पाया जाने वाला तरल होता है। अंतः कोशिकी तरल कोशिकाओं के भीतर रहता है और इसका भार शरीर के भार का लगभग 38% होता है। इस प्रकार शरीर के भार का 60% शरीर का पानी होता है। रक्त का सामान्य अध्ययन, शरीर के अंदर शिरा और धमनियों का जाल होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रक्ताणु घूमते रहते हैं, जिनकी कमी या अधिकता से शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः चिकित्सकों को इसकी मात्रा का ज्ञान भी जानना आवश्यक होता है, जो निम्न है। टोटल ब्लड काउंट्स, टोटल WCB काउंट्स, डिफरेंशियल WCB काउंट्स, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल। टोटल ब्लड काउंट्स 5 मिलियन, टोटल WBC काउंट 4/11 था। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। लिम्फोसाइट 20 to 30%, मोनोसाइट 2 to 5%, हीमोग्लोबिन 14 to 17 ग्राम पर 100 ml मेल में और 13 to 15 ग्राम पर 100 ml फीमेल में। ESR 0 to 20 फर्स्ट आवर, ब्लीडिंग टाइम 2 to 4 मिनट, क्लोटिंग टाइम CT 3 to 6 मिनट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 9 to 10 सेकेंड, ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग 80 to 120 mg पर 100 ml, ब्लड यूरिया 20 to 40 mg, टोटल लिपिड 500 to 600 mg, कोलेस्ट्रॉल 130 to 240 mg, टोटल सीरम प्रोटीन 6.2 to 8.2 mg। शरीर के खनिज तत्व, खनिज तत्व हमारे शरीर में होने वाले सभी जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं। लगभग 25 प्रकार के खनिज तत्व शरीर के विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। प्रमुख खनिज तत्व निम्न हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्लोरीन, जिंक, सिलिकॉन, कोबाल्ट, ताम्र इत्यादि।
उपरोक्त संस्थानों में 5 ज्ञानेंद्रियां, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा शरीर के 2 प्रकार के तरलों में संपूर्ण शरीर का समावेश होता है। चिकित्सा शास्त्र में इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर इनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। आगे संबंधित अध्ययनों में इनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में जो भी अंग हैं या संस्थान हैं, सिस्टम हैं, वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, अर्थात भोजन किस प्रकार से पाचन की ओर अग्रसित होता है और मल में परिवर्तित होता है, और मनुष्य श्वास कैसे लेता है और क्यों लेता है, हृदय किस प्रकार पंप करता है, हमारी पेशियां किस प्रकार कार्य करती है और मस्तिष्क इसे किस प्रकार संचालित करता है, जनन क्रिया किस प्रकार होती है तथा पूर्वजों के गुण अगली पीढ़ी में किस प्रकार चले जाते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन का महत्व। शरीर क्रिया विज्ञान के ज्ञान के बिना उन परिवर्तनों को समझ पाना संभव होता है जो रोगों के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण शरीर में विभिन्न अंगों में उत्पन्न होते हैं। रोगों की रोकथाम के लिए मनुष्य के शरीर की रचना एवं क्रिया का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। रोगों की भली भांति चिकित्सा तभी की जा सकती है जब मनुष्य की शारीरिक रचना और उसके अंगों के कार्यों के विषय में चिकित्सक को ज्ञान हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक हो। नेक्स्ट चैप्टर 2 कोशिका सेल। उद्देश्य। इस इकाई में आप जानेंगे शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका का कार्य उतना ही होता है जितना कि पूरे शरीर का। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की रचनाओं का ज्ञान, कोशिका विभाजन का ज्ञान, मानव जीवन के लिए कोशिका का ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। कोशिका सेल। सेल या कोशिका प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य का एक छोटा सा खंड है जो कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के भीतर बंद होता है। कोशिका अंदर एक न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। प्रोटोप्लाज्म का स्वरूप कुछ जेली के समान होता है। कोशिका की रचना। कोशिका की रचना मुख्यतः 3 भागों से बनी होती है। कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक या न्यूक्लियस। नेक्स्ट कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन। यह मात्र एक आवरण नहीं अपितु कोशिका के क्रियाशीलता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यतः यह एक चलनी अथवा वर्णात्मक झिल्ली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है जिसके फलस्वरूप पदार्थ कोशिका के भीतर प्रविष्ट हो पाते हैं तथा कुछ नहीं। इस प्रकार यह प्रोटोप्लाज्म की उचित रासायनिक संरचना बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका कला से कुछ ही पदार्थ जैसे जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा आदि इसके आर पार जा सकते हैं, अतः इन पदार्थों के कोशिका के भीतर आने जाने पर नियंत्रण रखती है। पैंक्रियाज के लैंगरहैंस के दीपकाओं से उत्पन्न होने वाले इंसुलिन हार्मोन द्वारा कोशिका कला की पारंगम्यता बढ़ जाती है जिसके शर्करा रक्त से कोशिकाओं में पहुंच जाती है। इंसुलिन की कमी होने पर शर्करा रक्त से कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाती, तब इनकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। इससे हाइपरग्लाइसेमिया अथवा मधुमेह रोग हो जाता है। इसके विपरीत इंसुलिन की अधिकता होने पर कोशिका कला की पारंगम्यता बढ़ जाने पर अधिक मात्रा में शर्करा कोशिकाओं में पहुंच जाती है, अतः रक्त में शर्करा की काफ़ी कमी हो जाती है। इससे हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका के भीतर जीवद्रव्य भरा होता है। कोशिका के मध्य एक अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। जीवद्रव्य के केंद्रक या कोशिका कला के मध्य के भाग को अर्थात कोशिका कला के भीतर केंद्रक को चारों ओर से घेरने वाले भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एक रंगहीन चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य होता है जिसमें 60 to 90% जल की मात्रा होती है। इसमें जल के अतिरिक्त 15% प्रोटीन तथा 13% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें वसा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। जीवद्रव्य में हार्मोन भी होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं जिनका प्रभाव शरीर के स्वस्थ वृद्धि तथा कार्य शक्ति पर पड़ता है। इसमें काफ़ी मात्रा में खनिज लवण भी पाए जाते हैं जिस शरीर के सोडियम क्लोराइड की अत्यंत आवश्यकता होती है। गैसों में जीवद्रव्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इनमें से ऑक्सीजन का शोषण के लिए एवं शक्ति उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है
तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के पश्चात त्याज्य पदार्थ के रूप में बाहर निकल दी जाती है। जीवदर में सभी जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, श्वसन, गतिशीलता, उत्तेजन, उत्सर्जन तथा प्रजनन आदि क्रियाएं हमेशा होती रहती है। बाहरी किसी भी स्पर्श जैसे सुई चुभना, करंट लगना आदि क्रिया होने पर जीवदर्भ सिकुड़ जाता है और कुछ समय पश्चात यह सामान्य अवस्था में आ जाता है। जीवदर्भ के नष्ट हो जाने पर शरीर की सभी क्रियाएं तत्काल रुक जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न रचनाएं होती है जो जीवदर्भ के अंदर ही होती है, जो निम्न है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, गोल्गी अपरेटस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, वैक्यूलोस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और कण, ग्रैन्युल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें सूत्री कणिका भी कहते हैं। इन सूक्ष्म दंडाकार दंडे की आकृति के अवयवों का कोशिका के विघटनकारी या अपचयात्मक, कैटाबोलिक तथा श्वसनात्मक क्रियाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। यह 2 माइक्रोमीटर चौड़े तथा 4 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। यह जीवदर्भ में घूमते फिरते नजर आते हैं, किंतु इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनके आकार में परिवर्तन होता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से कोशिका के भीतर पच कराए भोजन का ऑक्सीकरण करके उसकी संग्रहित शक्ति को गतिज शक्ति में बदलते रहते हैं। इससे कोशिका को कार्य करने की शक्ति मिलती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को शक्तिगृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। गोल्गी उपकरण, गोल्गी अपरेटस, यह एक नली के सदृश सूक्ष्म अवयव है जो न्यूक्लियस के समीप स्थित रहने वाली एक सूक्ष्म नलिकाकार झिल्ली नुमा रचना होती है। इसमें धागों के समान कई सूक्ष्म लघुकोश होते हैं, जिनका कोशिका की सर्वक्रिया से संबंध होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसे तारक काय भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म का यह संगठन पिंड न्यूक्लियस के समीप स्थित होता है। इसमें 1 या 2 और गाढ़ी रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रोल कहा जाता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों मिलकर कोशिका विभाजन का कार्य करती है। नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम यह कोशिका द्रव में अंडे जैसे सूक्ष्म रचनाएं होती है। इनमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण एंजाइम की उत्पत्ति होती है, जो कोशिका के भीतर बड़े अणुओं को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करने में सहायता करती है। इससे त्याज्य पदार्थ कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, जैसे आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आदि। इनका कार्य सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना भी है, अतः यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी आवश्यक होता है। रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, यह कोशिका द्रव के छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। इनमें जल के समान द्रव भरा होता है, इन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। ये द्रव में जल का नियंत्रण रखती है। कोशिका द्रव में जल की मात्रा अधिक हो जाने पर यह जल को बाहर निकाल देने में सक्षम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका द्रव में छोटी छोटी नलिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इनमें स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण होता है। इनमें कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो औषधियों के निर्विषीकरण में सहायक होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम भरे होते हैं, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। राइबोसोम, यह कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया की छोटी रचना होती है, जो गुच्छों के रूप में विकसित होती है। यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। कण, ग्रेन्युल्स, यह कोशिका द्रव में शरीर में कई असामान्य क्रिया होने पर एक कण की तरह उत्पन्न होते हैं। एक विशेष प्रकार रचना होती है जो कोशिका द्रव के संकुचन को प्रकट करती है। केंद्रक या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यह प्रोटोप्लाज्म का एक सघन पिंड होता है तथा केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह कला अथवा झिल्ली भी कोशिका कला की भांति वर्णात्मक रूप से सच्छिद्र, सेलेक्टिवली पोरस होती है। इसके फलस्वरूप विशिष्ट पदार्थ की आर पर प्रवाहित हो पाते हैं। न्यूक्लियस कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा इसके बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब इकाई 3